मेरे ससुर की मर्दाना ताकत आज तक जवानी जैसी ही थी। जब भी मैं सास के कमरे के पास से गुजरती तो मुझे चीखों की आवाज़ आती थी। वो कहती बस करो। मैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाती। मेरे ससुर की जवानी का राज जानने के लिए एक दिन मैं ससुर के कमरे में छुप गई। नमस्कार दोस्तों। मेरी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, लेकिन मेरे लिए ये गांव एक जेल था। मैं 35 साल की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन और अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी। मैं दिखने में साधारण सी थी, न ज़्यादा खूबसूरत न चमक दमक वाली, लेकिन मेरे होठों की हल्की सी मुस्कान और मेरी आँखों की गहराई में एक अनकही कहानी थी। मेरे दिल में एक सपना था, एक ऐसा घर जहाँ कोई मेरे दिल की धड़कनों को सुने, मेरी चाहतों को समझे और मुझे वो प्यार दे जो मेरे हिस्से कभी नहीं आया। लेकिन मायके में मेरी जिंदगी नौकरानी की तरह थी। मेरी माँ कई साल पहले मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उनकी वो प्यार भरी मुस्कान, वो गर्मजोशी से भरा स्पर्श जो मेरे गालों को छूता था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। उनकी मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरे पिताजी हरिशंकर सख्त मिजाज के थे। वो दिन रात खेतों में काम करते, पसीने से तरबतर लौटते। उनकी कमीज़ पर खेत की मिट्टी और पसीने की गंध बसी रहती थी। उनके लिए बस पैसा कमाना ज़रूरी था, और वो पैसा भी मेरे भाइयों के लिए। मैं तो बस घर का काम करती थी। सुबह चूल्हे की गर्मी में खाना बनाना, 7 भाइयों के लिए रोटियां बेलना, कपड़े धोना और घर को चमकाना, यही मेरी जिंदगी थी। मेरे 2 छोटे भाई घर पर रहते थे, लेकिन वो दिन भर बाहर घूमते। कोई नहीं पूछता था, रूपाली तू कैसी है? मैं हर रात अपने छोटे से कमरे में एक टूटे हुए आईने के सामने बैठकर रोती। उस आईने में मैं अपने चेहरे को देखती, अपने होठों को छूती और सोचती, क्या मैं इतनी साधारण हूँ कि कोई मुझे प्यार करने लायक नहीं समझता? मेरे दिल में एक आग थी, एक चाहत थी, कोई तो हो जो मुझे देखे, मेरे दिल की गहराई को समझे। मेरी उम्र बढ़ती गई, 25, 30 और फिर 35। गांव की सारी सहेलियां शादीशुदा थीं। उनके बच्चे स्कूल जाने लगे थे, लेकिन मेरी शादी, उसकी बात कोई नहीं करता था। पिताजी को मेरी शादी की कोई चिंता नहीं थी। जब रिश्तेदार कहते हरिशंकर पहले बेटी की शादी कर, तो वो हंसकर कहते मेरे पास दहेज नहीं है, बहू तो फ्री में आ जाएगी और दहेज भी लाएगी। ये सुनकर मेरा दिल टूट जाता। मैं अपने कमरे में चुपके से रोती। मैं सोचती, क्या मैं अपने पिता के लिए बोझ हूँ? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? लेकिन मैं चुप रहती। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो पिताजी और भाइयों का गुस्सा मुझ पर निकलेगा। जब मेरे छोटे भाई की शादी की बात चली तो रिश्तेदारों ने फिर पिताजी को समझाया, लेकिन तब तक मेरी भाभी घर आ चुकी थी। उसने घर में कदम रखते ही मेरी जिंदगी और मुश्किल कर दी। वो सारा दिन आराम करती, अपने चेहरे को निहारती, अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती और घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती। सारा बोझ फिर भी मुझ पर ही था। सुबह से रात तक मैं किचन की गर्मी में खटती, भाइयों और भाभी के लिए खाना बनाती और घर को संभालती। गांव वाले कहते अब तो भाभी आ गई, रूपाली को आराम मिल गया होगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। भाभी की बेरुखी और घर की जिम्मेदारियों ने मुझे तोड़ दिया था। मैं रात रात भर रोती और अपनी माँ को याद करती। मुझे लगता, माँ तुम होती तो शायद मुझे ये ताने न सुनने पड़ते। एक दिन मेरे चाचा राम प्रसाद घर आए। वो पिताजी के बड़े भाई थे और मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। उन्होंने पिताजी को डांटा, तूने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उसकी शादी कर दे, वरना लोग क्या कहेंगे, उम्र निकल रही है। पिताजी अनमने ढंग से तैयार हुए। चाचा ने एक रिश्ता लाया। लड़के का नाम था रमेश, उम्र 40 के आसपास। वो एक अमीर बिजनेसमैन था और उसका घर एक बड़ी हवेली था। रमेश का रंग गहरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे छू गई। उसके 6 भाई और 2 बहनें थीं, जिनमें से बहनों की शादी हो चुकी थी और भाई अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। रमेश अपने माता पिता के साथ रहता था। सबसे बड़ी बात, उसके परिवार को दहेज की जरूरत नहीं थी। चाचा ने कहा, रमेश अच्छा इंसान है, वो तेरी इज्जत करेगा। पिताजी को रिश्ता पसंद आ गया। उन्हें बस इतना चाहिए था कि मेरी शादी हो जाए और मैं घर से चली जाऊं। रमेश की माँ शांति हमारे गांव आई और मुझे सोने की अंगूठी पहनाई। उनका चेहरा देखकर मुझे अपनी माँ की याद आई। उनकी आंखों में एक ममता थी और उनके होठों की मुस्कान में एक गर्माहट। वो प्यार से बोली, बेटी तू हमारे घर की रौनक बढ़ाएगी। मुझे लगा, चलो कम से कम मेरी शादी तो हो रही है, शायद अब मुझे वो प्यार और इज्जत मिलेगी जिसकी मुझे तलाश है।
लेकिन मुझे एक बात खटक रही थी। रमेश की फैमिली बहुत बड़ी थी और मैं चाहती थी कि मेरा ससुराल छोटा हो। मुझे अपने मायके की तरह भीड़-भाड़ वाला घर नहीं चाहिए था। फिर भी मैंने चाचा की बात मान ली। मैंने सोचा, शायद ये मेरी आखिरी उम्मीद है। शादी सादगी से हुई। न बारात आई, न रमेश के परिवार से कोई रिश्तेदार। पितोजी और मेरे भाइयों ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। विदाई के वक्त मैं रो रही थी। मुझे अपनी माँ की कमी महसूस हो रही थी। चाचा ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटी, ससुराल में हिम्मत रखना। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और रमेश की कार में बैठकर ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। गांव की मिट्टी की सड़कें धीरे धीरे शहर की पक्की सड़कों में बदल रही थी। हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और मेरे बाल लहरा रहे थे, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। मुझे लग रहा था कि क्या मेरा ससुराल मुझे वो सुकून देगा जिसकी मुझे तलाश है। जब मैं ससुराल पहुंची तो रमेश का घर एक पुरानी हवेली थी जो शहर के एक पुराने मोहल्ले में थी। हवेली बड़ी थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी सन्नाटा था। ऊंची दीवारें, पुराने झरोखे और टूटी सीढ़ियां मुझे डरावनी लगी। हवेली का मुख्य दरवाज़ा भारी लकड़ी का था, जो खोलने पर चरचराहट की आवाज़ करता था। अंदर का आंगन बड़ा था, लेकिन वहां धूल जमी थी, जैसे सालों से कोई मेहमान न आया हो। हवेली के बाहर मोहल्ले की गलियां संकरी थीं और लोग मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। कुछ औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं और मुझे देखकर रुक गईं। उनकी नज़रें मेरे चेहरे, मेरे गले और मेरी चूड़ियों पर टिकी थीं। मुझे बेचैनी हुई, लेकिन मैंने सोचा शायद नई बहू को देखने की उत्सुकता है। हवेली में रमेश के माता पिता, 6 भाई, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे रहते थे। मुझे लगा था कि भाई लोग शादी के बाद अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब एक ही हवेली में रहते थे। मुझे ये बात अजीब लगी। रमेश ने कहा, मेरे भाई कभी कभी यहाँ आते हैं, तू फिक्र मत कर। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इतने सारे लोग एक साथ क्यों रह रहे हैं। मेरी सास शांति बहुत खूबसूरत थी। उनकी उम्र भले ज्यादा थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी और उनके लंबे घने बाल उनकी कमर तक लहराते थे। वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती थीं। उन्होंने मुझे गले लगाया और उनका स्पर्श इतना गर्म था कि मुझे अपनी माँ की याद आ गई। लेकिन मेरे ससुर मोहनलाल सख्त मिजाज के थे। उनकी काली आंखों में एक ठंडक थी जो मुझे डराती थी। वो दिन रात फोन पर चिल्लाते और उनकी आवाज़ हवेली में गूंजती रहती। वो किसी को चिल्लाते रहते कि तुम्हारा बुरा हाल होगा, और धमकियां भी देते रहते। मुझे लगता कि ये उनकी आदत है। रमेश शुरू में बहुत अच्छा था। वो मेरी इज्जत करता और मुझे प्यार देता। शादी की पहली रात उसने मेरे करीब आकर मेरे हाथों को छुआ और कहा, रूपाली, तू मेरे लिए खास है। तेरा रंग मायने नहीं रखता। मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। उसकी आवाज़ में एक गर्माहट थी और उसकी उंगलियां मेरे हाथों पर रेंग रही थीं। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मुझे लगा शायद मेरे पति मुझे वो प्यार देगा जो मुझे मायके में नहीं मिला। रमेश ने मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताया। वो एक कपड़ों का बड़ा व्यापारी था और अक्सर शहर से बाहर जाता था। उसकी बातों में आत्मविश्वास था और उसकी मुस्कान में एक जादू था। मैं सोचने लगी, मेरा पति इतना अच्छा है, शायद अब मेरी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद रमेश काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया। मैं अकेली थी। शांति मेरा ख्याल रखती थी। वो सुबह सुबह मेरे लिए चाय बनाकर लाती और उनके हाथों की गर्माहट मेरे दिल को छूती थी। लेकिन बाकी जेठ जेठानियां अपने कमरों में रहती थीं। वो अपने चेहरों को निहारती, अपने होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाती और अपने बालों को संवारती। हवेली में नौकर थे, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं था। मैंने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। मैं सुबह उठकर किचन की गर्मी में खटती, रोटियां बेलती और हवेली को चमकाती। किचन में पुराने बर्तन, धूल भरे रैक और टूटी टाइल्स थीं, लेकिन मैंने मेहनत से सब कुछ संभाला। शांति मेरी मेहनत से खुश थीं। वो बोली, बेटी, तूने इस घर को संभाल लिया, तुझे भगवान सुख दे। लेकिन हवेली में एक रहस्यमयी खामोशी थी। कोई किसी से बात नहीं करता था। सब अपने में मस्त थे। रात को मैं अपने कमरे में अकेली सोती। कमरा बड़ा था, लेकिन उसमें एक ठंडक थी। खिड़कियों से हवा की सनसनाहट आती और मेरे बालों को सहलाती। बाहर मोहल्ले की गलियों से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती। मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती, किसी के चीखने की, किसी के चलने की। मैं डर जाती। मुझे लगता, क्या इस हवेली में भूत है? मैं रमेश को याद करती, उसकी गर्म सांसों को, उसकी उंगलियों को जो मेरे हाथों पर रेंगती थी। मैं सोचती, काश वो यहाँ होता। एक रात मुझे फिर चीखने की आवाज़ सुनाई दी।
मैं चुपके से बाहर निकली और देखा कि मोहनलाल फोन पर किसी से चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। वो किसी को धमकी दे रहे थे, अगर काम नहीं हुआ तो तेरा बुरा हाल होगा। मुझे लगा कि शायद ये उनकी आदत है, लेकिन मुझे शक हुआ। मैं अगले दिन शांति से पूछने गई, माँ, रात को ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्या थीं? शांति घबरा गई, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बात घुमा दी, बेटी, शायद किसी जेठानी का बच्चा रो रहा होगा, तो फिक्र मत कर। मुझे जवाब अधूरा लगा। मुझे लगा कि शांति कुछ छुपा रही हैं, लेकिन मैंने चुप रहना बेहतर समझा। मुझे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी, हर हाल में गुजारा करना। कुछ रातों बाद मुझे फिर चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चुपके से बाहर निकली और देखा कि मोहनलाल शांति को मार रहे थे। शांति चीख रही थी, बस करो, मुझे माफ़ कर दो। मोहनलाल गुस्से में थे। वो चिल्लाए, तुझे सबक सिखाना ज़रूरी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ नहीं पाई कि शांति ने ऐसा क्या किया जो मोहनलाल इतने गुस्से में थे। कुछ दिनों बाद रमेश 2-3 दिन के लिए घर आया। मैं खुश थी। उसकी आंखों की गहराई, उसकी मुस्कान, सब कुछ मेरे दिल को छू रहा था। उसने मुझे बाहर घूमने ले जाने का प्लान बनाया। हम एक बड़े रेस्टोरेंट में गए। रमेश ने मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ को छुआ। उसकी उंगलियों की गर्मी ने मेरे दिल में एक हलचल मचा दी। उसने पूछा, क्या हुआ रूपाली, तेरा मूड ठीक नहीं, खाना भी ठीक से नहीं खा रही? मैंने हिम्मत करके कहा, रमेश, तुम्हारे पिता रात को माँ को मारते हैं, मैंने कई बार उनकी चीखें सुनी। रमेश हैरान हुआ। वो बोला, पागल हो गई हो, मेरे पिता माँ से बहुत प्यार करते हैं, तुझे गलतफहमी हुई होगी। तभी रमेश का फ़ोन बजा और वो कॉल अटेंड करने चला गया। मैं चुप रही। मुझे लगा कि शायद रमेश को सच पता ही नहीं। मैं सोचने लगी कि क्या मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा। रमेश वापस आया और बोला, क्या बता रही थी? मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद मुझे गलतफहमी हुई, अब चलो घर चलें। हम दोनों घर लौट आए। रमेश फिर शहर चला गया। उसने मुझे शॉपिंग के लिए पैसे दिए और कहा, अपनी पसंद के कपड़े ले लेना। हवेली में कोई मेरे साथ नहीं जाता था। जेठानियां मुझसे बात तक नहीं करती थीं। मैंने नौकरानी चमेली को साथ लिया और मार्केट गई। चमेली हंसमुख थी और उसकी बातें मेरे दिल को हल्का करती थीं। मैंने एक लाल साड़ी खरीदी जिसके पल्लू से मेरे कंधे ढकते थे और वो मेरी कमर को हल्का सा छूती थी। जब मैं लौटी तो शांति के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं चुपके से पास गई। अंदर शांति चीख रही थी, बस करो और जुल्म मत करो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने झांका और देखा कि मोहनलाल शांति के लंबे घने बाल काट रहे थे। उनके एक हाथ में कैंची थी और दूसरे में शांति के कटे हुए बाल। शांति का चेहरा आंसुओं से भीगा था। वो गिड़गिड़ा रही थी, मेरे बाल मत काटो, ये मेरी इज्जत है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाती हुई अंदर गई, पिताजी, ये क्या कर रहे हैं? मोहनलाल गुस्से में बोले, शुक्र करो ये सज़ा कम है, तुम्हारी सास ने जो किया उसके लिए उसे घर से निकाल देना चाहिए। वो कमरे से चले गए। मैंने शांति को गले लगाया। उनके आंसुओं ने मेरी साड़ी को भिगो दिया। उनके सर पर पल्लू था ताकि कोई उनके कटे हुए बाल न देख ले। मैंने पूछा, माँ, ये सब क्या है? पिताजी आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? शांति बोली, बेटी, तू इस घर के बारे में कुछ नहीं जानती। ये लोग खतरनाक हैं, खासकर तेरा ससुर। तू कुछ मत बोल और अपने पति से भी कुछ मत कह, वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। शांति ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। मैं चुपके से निकल गई, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। मैं सोच रही थी कि मेरी सास इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ दिन बाद मोहनलाल मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोले, बेटी, मैं तुझे सच बताना चाहता हूँ, तू समझदार है मेरे बेटे की तरह। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाईं। तस्वीरों में शांति किसी अजनबी के साथ थीं। तस्वीरें इतनी अंतरंग थीं कि मेरे गाल लाल हो गए। मोहनलाल बोले, तेरी सास बेवफा है, मैं उसे सज़ा दे रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, पिताजी, माँ ऐसी नहीं हो सकती। तभी शांति वहां आई और फ़ोन छीन लिया। वो गुस्से में बोली, रूपाली, तू कुछ नहीं जानती, अपने कमरे में जा, हमारे झगड़े में मत पड़। मैं चुप रही, लेकिन मेरा शक गहरा गया। मुझे लगा कि तस्वीरें नकली हो सकती हैं। एक रात मोहनलाल फिर मेरे लिए चाय लाए। उनकी मुस्कान में कुछ छुपा था। वो बोले, पियो, मैंने अपने हाथ से बनाई है, मेरे बेटे और शांति को मेरी चाय बहुत पसंद है। मुझे शक हुआ। मैंने कहा, पिताजी, अभी मेरा पेट भरा है, बाद में पी लूंगी। मोहनलाल मुस्कुराए और चले गए। मैंने चाय को सूंघा, उसमें अजीब सी कड़वी बदबू आ रही थी। मैंने चाय बाथरूम में फेंक दी। मुझे शक था कि चाय में कुछ मिला है।
रात को मुझे फिर चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चुपके से बाहर निकली और देखा कि मोहनलाल शांति को बेसमेंट में खींच कर ले जा रहे थे। शांति गिड़गिड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो। मैं उनके पीछे गई। बेसमेंट में एक छोटा कमरा था। मोहनलाल ने शांति को कुर्सी पर बांध दिया। वहां 2 और लोग थे, मोहनलाल के बेटे, रमेश के सौतेले भाई। मोहनलाल बोले, शांति, अपने बेटे की सारी जायदाद मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा और सबको कहूंगा कि तू अपने आशिक के साथ भाग गई। मैंने रूपाली को तस्वीरें दिखा दी, वो बेहोश है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। शांति चीखी, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं करूंगी। ये मेरे बेटे की मेहनत है। तुम मेरे दूसरे पति हो। तुमने और तुम्हारे बच्चों ने मेरे बेटे की जायदाद पर ऐश की। मेरे होश उड़ गए। मुझे पता चला कि मोहनलाल शांति के दूसरे पति थे। रमेश शांति के पहले पति का बेटा था और सारी जायदाद उसी की थी। शांति ने ये सच रमेश से छुपाया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रमेश अपने सौतेले पिता को नकार दे। मोहनलाल और उनके बच्चे उस जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे। तस्वीरें नकली थीं जिन्हें मोहनलाल ने एडिट किया था। मैंने चुपके से रमेश को मैसेज किया और सारी बात बताई। मैंने लिखा, तुम्हारे पिता माँ को मारना चाहते हैं, वो जायदाद हड़पना चाहते हैं। रमेश ने अपने दोस्त जो पुलिस ऑफिसर था को भेजा। मैंने पुलिस को बेसमेंट में ले जाकर सब दिखाया। पुलिस ने मोहनलाल और उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया। सुबह रमेश घर आया। शांति ने कोर्ट में गवाही दी और सारी सच्चाई सामने आ गई। मोहनलाल और उनके बच्चे घर से निकाल दिए गए। अब हवेली में सिर्फ मैं, रमेश और शांति रहते हैं। रमेश ने फैसला किया कि वो अब हमेशा अपनी माँ और पत्नी के साथ रहेगा। उसने अपना बिजनेस शहर में ही शिफ्ट कर लिया। प्यारे दर्शकों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने रिश्तों की कद्र करें। धन्यवाद।